नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। देहरादून से पहली खबर, जहां पर स्मार्ट सिटी को लेकर काम चल रहा है। देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों के लिए निरीक्षण पर सीएम परेड ग्राउंड पहुंचे हैं। पुनर्निर्माण काम का जायजा उन्होंने लिया है। सीएम, सीईओ स्मार्ट सिटी साथ में मौजूद हैं। परेड ग्राउंड के बाद जीजीआईसी पहुंचे सीएम। स्मार्ट सिटी के तहत ही दून के 3 स्कूलों को बनाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी का काम बहुत तेजी के साथ हुआ है। सीएम काम की प्रोग्रेस के चलते 100वें नंबर से 13वें नंबर पर आया देहरादून। पीएम के स्मार्ट सिटी के सपनों को पूरा करेगा देहरादून। तो आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब पहुंचे काम का निरीक्षण करने के लिए। 100वें नंबर से 13वें नंबर पर आ गया है दून और पीएम के सपनों को पूरा करेगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ये कहते हैं। बहुत तेजी से इस पर काम हो रहा है और एक देहरादून बहुत खूबसूरत देहरादून बनने जा रहा है। मैं समझता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी का जो सपना देखा कि भारत में भी स्मार्ट सिटी होना चाहिए, तो देहरादून भी उनमें एक अच्छी सिटी उसमें से विकसित होकर निकलेगी। राज्यसभा चुनाव की घोषणा। उत्तराखंड की एक सीट पर होगा चुनाव। 20 से 27 अक्टूबर तक होगा नामांकन। 9 नवंबर को होगा मतदान। 25 नवंबर को खत्म हो रहा है कार्यकाल। उत्तराखंड से राज बब्बर सांसद हैं। राजीव तिवारी और जानकारी के साथ मौजूद फोनलाइन पर। 9 नवंबर की तैयारियां शुरू हो गई हैं राजीव। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज मुख्य निर्वाचन आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। हालांकि पहले से ही उत्तराखंड में जो एक सीट है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में नामों पे मंथन चल रहा था और उत्तराखंड के जो नेता हैं वो चाहते हैं कि इस सीट पे जो है स्थानीय बीजेपी नेता को मौका दिया जाए। हालांकि बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं अजय भट्ट, उन्होंने यही कहा कि अगर प्राथमिकता तो यही बनती है कि हम लोग को उत्तराखंड के किसी नेता को यहाँ पे उतारें, लेकिन पार्टी नेतृत्व जो है, केंद्रीय नेतृत्व इस पे निर्णय लेगा। और यह जो सीट है बहुत महत्वपूर्ण सीट है। अब उम्मीद है कि यहाँ पे बाहरी किसी बड़े नेता को उतारा जाता है या स्थानीय लोगों को मौका दिया जाता है। फिलहाल नामों पर मंथन चल रहा है। अगर बात किया जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए हैं, उनके नाम पे सरगर्मी चल रही है, क्योंकि जब से वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में आए हैं उसके बाद वो बैकफुट पे हैं, तो उनके नामों पर भी चर्चा चल रही है। साथ ही जो प्रभारी है श्याम जाजू, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके नाम पे भी चर्चा चल रही है। 2-3 नाम ऐसे हैं जिनको लेकर दिल्ली में मंथन शुरू हो गया है। शुक्रिया आपका राजीव तिवारी जानकारी के लिए। देहरादून से अगली खबर। स्कूलों में SC/ST स्टूडेंट्स की फीस का मामला। विधानसभा में आज होगी इस मामले में मीटिंग। दोपहर के 3 बजे विधानसभा में कमेटी की मीटिंग। इस मामले में पेरेंट्स ने की थी डीएम दून से बात। फीस मामले का हल निकालने की मांग। राजधानी देहरादून में आज से एक बार फिर से प्रशासन एनक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। इससे पहले 2018-2019 में भी ऐसे ही अभियान को चलाया गया है, लेकिन कुछ दिन की सक्रियता के बाद एक्शन फिर से ठंडे बस्ते में पड़ गया। अब हाईकोर्ट के द्वारा रिपोर्ट मांगे जाने के बाद एक बार फिर से एनक्रोचमेंट को लेकर प्रशासन कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि पिछले 2 अभियानों में वो 9000 से ज्यादा के एनक्रोचमेंट ध्वस्त कर चुका है। आज एक बार फिर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। इसके लिए टास्क फोर्स बनाई गई है और शहर को 4 जोनों में बांटा गया है। बहुत सारी सड़कें हैं जिनमें गांधी रोड, राजपुर रोड, सहारनपुर चौक, चक्राता रोड, इन तमाम सड़कों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज से शुरू होने का दावा प्रशासन ने किया है। ये बताया गया था कि सुबह 10 बजे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, लेकिन फिलहाल शहर भर में हम घूमे हैं, अभी तक प्रशासन की टीमें सड़कों पर नहीं उतरे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। प्रशासन का दावा है कि पिछले 2 सालों में 2018 और 2019 में जो इंक्रोचमेंट हटाने के जो अभियान चले वो करीब 9000 के आसपास इंक्रोचमेंट हटा चुका है और अभी भी 1500 के आसपास इंक्रोचमेंट हैं जिनको हटाने की कार्रवाई की जानी है।
इसमें सबसे बड़ा चैलेंज प्रशासन के लिए होगा राजपुर रोड, जिस पर बड़े कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, तो बड़े प्रभावशाली लोगों के यहाँ पर भवन, दुकानें और तमाम चीज़ें यहाँ पर कारोबार है। समय समय पर कार्रवाइयाँ चलती रही हैं, लेकिन हर बार राजपुर रोड से जब भी अतिक्रमण हटाने की बारी आई, प्रशासन के कदम पीछे हटते चले गए। इस बार देखना होगा कि क्या प्रशासन राजपुर रोड से अतिक्रमण हटा पाता है, क्या जो प्रभावशाली लोगों के जो इंक्रोचमेंट है पॉश इलाकों में, क्या उन इंक्रोचमेंट पर प्रशासन का बुलडोजर चल पाता है। तो फिलहाल ये बताया गया कि आज ये कार्रवाई शुरू होगी और करीब हफ्ते भर के अंदर अंदर जो तमाम इंक्रोचमेंट है उनको हटा दिया जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। तो अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। 1500 के करीब आज अतिक्रमण हटाए जाने वाले बिंदु तय कर दिए गए हैं। खबर रुद्रपुर से। पार्षद हत्याकांड की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस की 6 टीमें यूपी के रामपुर और बरेली भेजी गई हैं। 3 टीमें 5 लोकल हिस्ट्री शीटर से भी पुलिस ने की है पूछताछ। पार्षद के करीबियों से भी पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। कल हुई थी पार्षद प्रकाश धामी की हत्या और 12 घंटे के बाद पैदा हो गई घर में बेटी। पार्षद की पत्नी ने अस्पताल में दिया बच्ची को जन्म। पार्षद हत्याकांड में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज आपके सामने, जब पार्षद को गोलियों से भून के चले गए ये बदमाश। गाड़ी में आए थे बदमाश और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की 6 टीमें तहकीकात कर रही हैं। और अब बात करते हैं राज्य की जेलों की, जहां पर बंद सजा काट रहे कैदियों के पैरोल के लिए अपडेट है, जिसमें परिजनों को अब करना नहीं पड़ेगा ज्यादा इंतजार। जेल प्रशासन अब सजायाफ्ता बंदियों के लिए एक पोर्टल तैयार करने जा रहा है, जिसमें कैदी के जो परिजन हैं वो पैरोल के लिए सीधा एप्लीकेशन भेज सकते हैं उस पोर्टल के जरिए, जिसकी जांच के बाद 24 घंटे में ही कैदी को पैरोल मिल जाएगी। हम एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने जा रहे हैं, जिसमें पब्लिक को ये सुविधा होगी। बंदी रक्षक जो हमारे बंदी हैं, उनके जो भी परिवार के सदस्य हैं, वो एक आवेदन अपना पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। और इस संबंध में हमने ITDS से संपर्क किया है और एक ऐप तैयार किया जा रहा है और उस ऐप के जरिए हम ऑनलाइन इस व्यवस्था को लागू करेंगे। चंपावत के लोहा घाट से खबर है, जहां पर पाटल पुल के पास ही आमी की गाड़ी की चपेट में एक बाइक आ गई है, जिसमें 18 साल के सागर विश्वकर्मा की मौत हो गई है। लड़के की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा काटा है। मामला आमी के वाहन से जुड़ा होने की वजह से सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और SDM ने पहुंचकर आमी के अधिकारियों से बात की है। हो गया है यहाँ मिलिट्री की गाड़ी से। सागर नाम का एक बच्चा था, उम्र लगभग 18 साल। पिताजी का नाम गोपाल विश्वकर्मा है। तो ये फौज की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। इनके फौजी अफसरों से वार्ता चल रही है। पहाड़ों पर अब पर्यटकों की रौनक दिखने लगी है, लेकिन नैनीताल से ये जो खबर है ये आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है, जहां पर नैनीताल में पर्यटकों का आना जाना ऑफ सीजन के बावजूद होटलों का महंगा किराया देना पड़ रहा है। होटल मालिकों की मनमानी के चलते 500 से 700 रुपए वाले होटलों का किराया 2500 रुपए तक लिया जा रहा है। ऑफलाइन बुकिंग के दौरान भी पर्यटकों से भारी वसूली की जा रही है किराए की, जिससे पर्यटक निराश हैं। पर्यटन विभाग होटल मालिकों के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। रेट इस टाइम पे ज़्यादा है, पर थोड़ा तय होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको सारी चीज़ें मैनेज भी करनी है, तो वो नहीं हो पाता। हमें ये भी सोचना चाहिए कि यहाँ के बाद जाने के बाद भी उनके पास एक है। इसमें एक्चुअली जो हमारा पर्यटन यात्रा व्यवसाय नियमावली है, इसमें कहीं पे भी रेट रेगुलेशन का कहीं पे वो सिस्टम नहीं है। इसमें यह है कि रेट लिस्ट से आदमी ऊपर ज़्यादा नहीं लेगा। अब इसमें ये पर्यटकों के ऊपर भी है कि मतलब वो आप कैसे करते हैं कि शुरू में ये लोग बुक कर देते हैं, जब ये ठग जाते हैं तब उसके बाद हमको आते हैं ये। तो इसमें हमें थोड़ा सा दिक्कत में रहता है कि हम इसमें कुछ नियम के अनुसार हम कर नहीं सकते हैं। ट्रैकरों का मनपसंद ट्रैकिंग रूट गोमुख, तपोवन, नंदनवन भी अब खोल दिया गया है। ये ट्रैकर्स के लिए खबर है, जहां पर गंगोत्री धाम से 19 किलोमीटर और उससे आगे तपोवन और नंदनवन के रूट खोल दिए गए हैं, जिन पर अब ट्रैकर ट्रैकिंग करने लगे हैं। कोरोना काल में इन ट्रैकरों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब गोमुख, नंदवन, तपोवन में ट्रैकर आसानी से ट्रैकिंग का लुत्फ उठा सकते हैं।
गंगोत्री से ही रिसीव हो जा रहा है टूरिस्ट को, और जो परमिशन हमारी तपोवन और गोमुख से ऊपर के जितने भी परमिशंस हैं, अगर एक्सपीडिशंस कलंदी खाल है या जो भी हमारा ट्रैकिंग के लिए तपोवन है, नंदनवन है, उसकी जो परमिशन है गोमुख से ऊपर की, वो उत्तरकाशी से प्रोवाइड की जा रही है। हरिद्वार में सुखरो नदी में अवैध खनन की सूचना पर प्रशासन ने छापेमारी की, लेकिन खनन कारोबारियों ने प्रशासन की टीम पर पथराव कर दिया और तहसीलदार से बदसलूकी भी की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। 20 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पे लोग मौजूद थे और वहाँ पे कार्य बड़ा जो शोर से चल रहा था। इसको देखते हुए वहाँ पे जैसे ही इसको रोकने का प्रयास किया गया था, तो जो उसमें शामिल लोग थे उनके द्वारा तहसीलदार से बदसलूकी की गई। साथ ही इसमें तहसीलदार को ऊपर एक तरह से पथराव भी किया गया जो टीम वहाँ पे गई थी, और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है और जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है उनमें IPC की सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया है। भीमताल ब्लॉक की कुछ महिलाएं इस बार अपनी दीपावली खास बनाने की तैयारी में हैं, जिसके लिए ये महिलाएं रात दिन काम कर रही हैं, जिससे कोरोना की मुश्किल दौर में भी दीपावली रंगीन रहे। रिपोर्ट देखिए। कुमाऊनी ऐपण कला से सजे इन सुंदर दीपक, कलश और प्लेटों के साथ आप अपनी दीपावली बेहद खास बना सकते हैं। और आपकी दीपावली को खास बनाने की तैयारी में जुटी है भीमताल की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं, जो दिन रात एक कर ऐपण कला के जरिए इन बेजान दियों में ऐसी जान भर रही हैं कि हर कोई इन्हें अपने घरों में सजाना चाहेगा। लॉकडाउन के टाइम में हम लोगों ने ये काम शुरू किया था। इसमें हम लोग ऐपण से संबंधित सारे काम कर रहे हैं। ऐपण की ज्वेलरी बना रहे हैं, ऐपण के ईयररिंग वगैरह, ऐपण के कोस्टर, कप, ऐपण की ट्रे, और अब दिवाली आने वाली है और नवरात्रि आने वाली है, तो ऐपण के दिए, ऐपण के पूजा थाली, कलश वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग बना रहे हैं। सरकार भी इन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग स्कीमें चला रही है, जिसका फायदा इन्हें मिलता दिख रहा है। भीमताल ब्लॉक में अनेक SHG ग्रुप बना रखे हैं और उनका एक समूह बना रखा है, और सरकार के द्वारा जो NRLM और या अन्य योजनाओं से जो पैसा मिल रहा, उससे हम इनको एक समूह के माध्यम से कुछ योजनाएं दे रहे हैं और उस काम को कर रहे हैं। पारंपरिक ऐपण कला से सजे ये दीपक बेहद खास है, क्योंकि ये दिखने में जितने खूबसूरत हैं उतने ही इको फ्रेंडली भी, इसलिए आप इन्हें घर लाकर दोहरी खुशी ले सकते हैं। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।